आज हमारे साइंस का एक टॉपिक है तना। तना को जानने के पहले हम ये जानें कि पादप आकारिकी कहते किसे हैं। पादप आकारिकी यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पादप और आकारिकी। अगर पादप का अर्थ होता है पौधा और आकारिकी का अर्थ होता है बाह्य संरचना का अध्ययन। इस प्रकार पादप आकारिकी का शाब्दिक अर्थ हुआ पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन, अर्थात पौधे के जिस रूप को हम बाहर से देखते हैं उन सभी का अध्ययन हम पादप आकारिकी के तहत करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि हम किसी पौधे को बाहर किस रूप को देखते हैं। तो हम अगर बात करें तो हम जड़ को देखते हैं, हम तना को देखते हैं, हम फूल को देखते हैं, हम फल को देखते हैं, हम पत्तियों को देखते हैं। इन्हीं सब का अध्ययन पादप आकारिकी कहलाता है। और आज हमारी चर्चा इसी पादप आकारिकी के एक टॉपिक तना पर है। अब हम चर्चा आज तना की करते हैं। तने की परिभाषा की बात करें कि तना कहते किसे हैं, तो पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है उसे हम तना कहते हैं। अगर हम भ्रूण की बात करें तो भ्रूण का दो भाग हो जाता है। जो ऊपर का भाग होता है उसे प्रांकुर और जो नीचे का भाग होता है उसे मूलांकुर कहते हैं। और मूलांकुर से जड़ का विकास होता है और प्रांकुर से तने का विकास होता है। अगर हम तने की बात करें तो तना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ता है और जो चीज विपरीत बढ़ता है उसे हम ऋणात्मक से संबोधित करते हैं। इसीलिए तने को ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। वहीं पर ये प्रकाश की ओर बढ़ता है, इसलिए जो उसकी ओर बढ़े उसको धनात्मक कहते हैं। इसीलिए इसे धनात्मक प्रकाशवर्ती कहते हैं। वहीं पर अगर तने की बात करें तो ये जल के विपरीत बढ़ता है और हमने आपसे कहा जो अगर उसके विपरीत बढ़ेगा उसको ऋणात्मक कहेंगे, जो उसकी ओर बढ़ेगा उसको धनात्मक कहेंगे। इसलिए क्योंकि यह जल के विपरीत तने का विकास होता है इसलिए इसे ऋणात्मक जलानुवर्ती कहते हैं। और इसी तनों से पत्ते, फूल और फल उत्पन्न होते हैं। अब हम बात तने के कार्य की करते हैं कि तना करता क्या है। अगर तने की कार्य की बात करें तो सबसे पहला इसका काम है पौधों को सहारा देना। पौधों को सहारा देना तने का काम है। और अगर मैं दूसरे कार्य की बात करूं तो पौधों के जो अन्य अंग होते हैं, चाहे वह फल हो, फूल हो, पत्ती हो, उन्हें आपस में जोड़ने का कार्य यही तना करता है। अगर मैं उसी तीसरे बात उसके कार्य की करूं तो पौधों के सभी भागों तक जो भोजन पहुंचाने का कार्य होता है वह भी तना ही करता है। वहीं पर अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण में तो पूरी तरह से प्रकाश संश्लेषण में तना ही भाग लेता है और उससे संबंधित, तने से संबंधित चाहे वह पत्तियां हों, वही प्रकाश संश्लेषण में मदद करती हैं। अगर मैं इसके और एक कार्य की बात करूं तो पौधों के फलों और फूलों के लिए एक आवास के रूप में उनको सुरक्षित रखने का काम, उन्हें बचाए रखने का काम यही तना करता है। यदि हम तने की विशेषता की बात करें तो सबसे पहली विशेषता तो यही होती है कि तनों में नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। यही एक ऐसी चीज होती है जो कि उसे जड़ से अलग करती है, क्योंकि जड़ों में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं पाए जाते हैं जबकि तनों में नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। यदि हम तने की विशेषता की बात करें तो सबसे पहली विशेषता तो यही होती है कि तनों में नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। यही एक ऐसी चीज होती है जो कि उसे जड़ से अलग करती है, क्योंकि जड़ों में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं पाए जाते हैं जबकि तनों में नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। अगर अब नोड्स और इंटरनोड्स किसे कहते हैं उसकी बात कर लें तो दो नोड्स के बीच के क्षेत्र को इंटर नोड्स कहते हैं
और नोड्स जहाँ से पत्तियाँ या शाखाएं निकलती हैं उन्हें नोड्स कहते हैं, और दो नोड्सों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे इंटर नोड्स कहते हैं। इसी तने में जाइलम और फ्लोएम होता है जो पौधों में पानी और भोजन का संवहन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं। अधिकतर जो तना होते हैं उनके ऊपर एक छाल लगी होती है, वह इसी छाल से ढके होते हैं। और तने की बात करें तो यह आम तौर पर सीधा होता है और ये मिट्टी से दूर प्रकाश की ओर बढ़ता चला जाता है। तने से ही पत्ती के आधार तक जो फैला हुआ भाग होता है उसे हम डंठल कहते हैं। अब हम तने के प्रकार की बात करते हैं। जब हम तने को देखते हैं तो तना मुख्यतः तीन प्रकार के हो जाते हैं। एक तना ऐसा होता है जिसे हम भूमिगत तना कहते हैं। वहीं पर अगर दूसरे तने की बात करें तो वायुवी तना कहते हैं, और अगर तीसरे प्रकार के तने की बात करें तो उसे अर्धवायुवी तना कहते हैं। जो भूमिगत तना होता है उसे अंग्रेजी में अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। वहीं पर जो दूसरा वायुवी तना होता है उसे एरियल स्टेम कहते हैं, और तीसरा अर्धवायुवी तना होता है उसे अंग्रेजी में सब एरियल स्टेम कहते हैं। इस प्रकार तने तीन प्रकार में बट जाते हैं। अब हम तने के प्रकार में हम भूमिगत तना की बात करते हैं। सबसे पहले कि भूमिगत तना कहते किसे हैं। भूमिगत तना जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि भूमिगत यानी वह तना जो भूमि के अंदर जाए, अर्थात वह ऊपर न बढ़कर वह मिट्टी के नीचे बढ़े, ऐसे तने को भूमिगत तना कहते हैं। और जो ये नीचे की तरफ तना बढ़ता है वह अपने अंदर ही भोजन और पोषक तत्वों को इतना जमा कर लेता है कि उसके नीचे का भाग मोटा एवं मांसल हो जाता है। इस तरह के हम आम जीवन में कई उदाहरण भी देखते हैं जो तने के उदाहरण होते हैं, जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें हम आलू की बात करें, प्याज की बात करें, हल्दी की बात करें, अदरक आदि की बात कर सकते हैं कि जो जमीन के अंदर होते हैं लेकिन उनकी गिनती तना की श्रेणी में किया जाता है। ये भूमिगत तने जो किसी विशेष कार्य को करने के कारण इनका रूप बदल जाता है, और यही कारण है कि जब भूमिगत तनों का रूप अलग अलग बदल जाता है तो इसे हम तने का रूपांतरण कहते हैं। अगर वहीं पर बात करें कि भूमिगत तने का रूपांतरण कितने प्रकार में होता है तो इसमें चार प्रकार में होता है। अगर मैं उनकी बात करूं, पहले की बात करूं तो उसे प्रकंद कहते हैं, दूसरे की बात करें तो उसे घनकंद कहते हैं, तीसरे की बात करें तो उसे तनाकंद या कंद या स्तंभ कंद के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर चौथे की बात करें तो उसे हम सल्क कंद के नाम से जानते हैं। अब हम इस भूमिगत तने के जो प्रकार हैं उनकी अलग अलग उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर प्रकंद के प्रकार की बात करें तो यह भी भूमिगत तने का एक प्रकार ही होता है। यह भूमि के सतह के समानांतर अर्थात क्षैतिज बढ़ता है, और इसका अगर हम प्रमुख उदाहरण देखें तो अदरक एवं हल्दी होता है। अदरक एवं हल्दी इसके श्रेणी में आते हैं प्रकंद के। और अगर कोई पूछे कि नहीं अदरक तो ये नीचे होता है तो जड़ है, नहीं, अदरक और हल्दी में नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, और जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाएंगे चाहे वह जमीन के ऊपर हों चाहे वह जमीन के नीचे हों, उनकी गिनती हम तना में ही करते हैं। अगर वहीं पर भूमिगत तने के दूसरे प्रकार की बात करें तो वह घनकंद है। यह भूमि के समानांतर न फैलकर यह भूमि के ऊर्ध्वाधर होता है, और इसीलिए वह नीचे अंदर की तरफ बढ़ता है और काफ़ी स्पेस बना लेता है। इसलिए वह अपने अंदर ज़्यादा भोजन इकट्ठा कर लेता है, और ज़्यादा भोजन इकट्ठा करने के कारण यह काफ़ी मोटा और मांसल और बड़ा हो जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण में हम सूरन, बंडा इत्यादि का नाम ले सकते हैं। वहीं पर भूमिगत तने के तीसरे प्रकार की बात करें जिसे हम स्तंभ कंद या तना कंद या कंद भी कहते हैं,
इसमें भी यह नीचे ही फैलता है, लेकिन जो इसका अंतिम सिरा होता है वह इतना फूल जाता है, फूल जाने के कारण इसके नोड्स और इंटरनोड्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसमें गड्ढे दिखाई देते हैं। और यही जो गड्ढा होता है इसे हम उसकी आँख कहते हैं, और यहीं से फिर वहीं से अंकुरित होना शुरू हो जाता है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण में अगर हम बात करें तो आलू है। वहीं पर अगर हम भूमिगत तने के चौथे प्रकार की बात करें तो सल्क कंद है। यह बहुत से छोटे छोटे सल्क पत्रों से मिलकर बना होता है। यह सल्क पत्र जो होता है जल तथा भोजन इकट्ठा करके यह मोटे मोटे हो जाते हैं और इनके अंदर मांसलता आ जाती है, इसमें एक छिलका बन जाता है। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण अगर हम प्याज और लहसुन की बात करें तो इसके प्रमुख उदाहरण में सल्क कंद के अंतर्गत आते हैं। अब हम वायवीय तना की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वायवीय अर्थात ऐसे तना जो पूरी तरह से हवा में हो, अर्थात वायुमंडल में हो, ऐसे तने को वायवीय तना कहते हैं। और निश्चित अगर वायुमंडल की बात करें तो ये तना मिट्टी के नीचे न होकर यह पूरी तरह से मिट्टी के ऊपर होता है। ये सीधे खड़े रहते हैं। ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मजबूत भी हो सकते हैं, कमज़ोर भी हो सकते हैं। ये शाखा वाले हो सकते हैं, बिना शाखा वाले भी हो सकते हैं। और इन वायवीय तनों का भी रूपांतरण कई रूपों में हो जाता है। अगर इसके रूपांतरण की तने की बात करें तो वायवीय तने का रूपांतरण भी मुख्यतः 4 प्रकारों में हो जाता है। अगर पहले की बात करें तो पर्णकाय स्तंभ की बात करें, दूसरे की बात करें तो कटक स्तंभ की बात करें, तीसरे की स्तंभ प्रतान की बात करें, और चौथा और अंतिम पर्णाभ पर्त की बात करें। अगर इसकी बात करें तो जो पहला इसका है वायवीय तने का प्रकार पर्णकाय स्तंभ, यह ऐसे शुष्क स्थानों में पाया जाता है जहाँ पर पानी की कमी होती है, और अपने अंदर से पानी को बाहर न निकालने के लिए अर्थात वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए इनकी पत्तियां प्रायः कांटों में बदल जाती हैं। और जो पौधे का तना होता है वो चपटा हो जाता है, हरा हो जाता है और मांसल हो जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण में अगर मैं बात करूं तो कैक्टस एवं नागफनी के पौधे होते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण समझने की बात है कि पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं, जबकि तना इनका मोटा और चपटा हो जाता है। वहीं पर अगर मैं वायवीय तने के दूसरे प्रकार की बात करूं तो यह पर्णाभ गर्त होता है। इस तने में कच्छस कलिका पाई जाती है और वहीं से ये हरी पत्ती का रूप धारण कर लेती हैं। वहीं पर अगर वायवीय तने के तीसरे प्रकार की बात करें तो इसे कटक स्तंभ कहते हैं। इस प्रकार के तने में जो कच्छस्थ कलिकाएं होती हैं वह कांटों के रूप में बदल जाती है, और इन्हीं कांटों से उससे पत्ते निकलना, पुष्प निकलना आदि निकलना शुरू हो जाते हैं। और इसके सबसे प्रमुख उदाहरण में बात करें तो नींबू इसके प्रमुख उदाहरण में हम ले सकते हैं। वहीं पर स्तंभ प्रतान की बात करें तो यह भी वायवीय तने का एक प्रकार है। ऐसे तने के प्रकार जो होते हैं स्तंभ प्रतान, ये अक्सर लंबे होते हैं, पतले होते हैं तथा ये किसी आधार पर लिपटे होते हैं। वह उसके चारों ओर इस तरह स्पिन रूम संरचना बना लेते हैं कि उसी पर ये करके अपने को आगे बढ़ाते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण हम लौकी और कद्दू को ले सकते हैं। अब हम अर्धवायु तने की बात करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अर्धवायु तना, अर्ध का मतलब आधा, आधा तना हवा में और आधा तना जमीन के अंदर की बात होती है। अर्थात ऐसे तने जो उसका ऊपरी भाग वायु में हो और उसका निचला वाला हिस्सा जमीन के अंदर हो, उसे हम अर्धवायु तना कहते हैं। अर्धवायु तने का भी रूपांतरण होता है और ये 4 भागों में बढ़ जाते हैं। पहला ऊपर भूस्तरी, दूसरा भूस्तरी, तीसरा भूस्तारिका, चौथा अंत भूस्तरी। अगर मैं पहले की बात करूं ऊपरी भूस्तरी की,
तो इसका तना कमजोर और पतला होता है। यह भूमि की सतह पर क्षैतिज रूप से फैला रहता है। इस पर्व संधियों से पत्तियां, शाखाएं निकलती रहती हैं। इसका प्रमुख उदाहरण हम देख सकते हैं, जो गांव में दूब और घास होती हैं, ये इसका सबसे प्रमुख उदाहरण होती हैं। वहीं पर दूसरे प्रकार की बात करें तो भूस्तरीय है। यह तना भूमि के अंदर समानांतर में बढ़ता है और इसी नोट से अन्य शाखाएं विकसित होती हैं। इसका अगर प्रमुख उदाहरण की बात करें तो पैसिफ्लोरा होता है। वहीं पे अगर तीसरे की बात करें तो अंतःभूस्तरीय होता है। यह पृथ्वी के अंदर प्रारंभ में क्षैतिज दिशा में बढ़ता है, फिर तिरछा होकर ये भूमि के बाहर आ जाता है और जैसे वायवीय तना वृद्धि करते हैं वैसे यह वृद्धि करना शुरू कर देता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसका सबसे प्रमुख उदाहरण पुदीना होता है अंतःभूस्तरिका। वहीं पर चौथे की बात करें, भूस्तरिका की बात करें, यह पूरी तरह से यह ऊपरी भूस्तरीय तने की तरह होता है। केवल अंतर बस इतना होता है कि वह जो ऊपरी भूस्तरीय होता है वह स्थल भाग पर होता है, जबकि भूस्तरिका जली पौधा होता है। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण हम जलकुंभी को ले सकते हैं। इसी के साथ हम तने की बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।